जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है सैयद मुज़म्मिल शाह साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा टीवी एंकर भी हैं और यूट्यूब चैनल भी है। और हम अक्सर मुज़म्मिल के क्लिप्स बहुत सोशल मीडिया पे देखा करते हैं जो वायरल रहते हैं। और हमारे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी बहुत फैंस जो हैं वो मुज़म्मिल के लिए कह रहे थे कि जी उनको बुलाइए, और काफ़ी दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि मुज़म्मिल साहब से टाइम मिल जाए। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, ऑनर्ड। एंड आपका भी हम देखते रहते हैं काम, अक्सर बड़े इंटरव्यूज आपके भी हमने क्लिप्स की फॉर्म में देखे हैं। सो यू हैव बीन वर्किंग रियली वेल। थैंक यू सो मच। लेकिन आज हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान की। मुजम्मिल, एक तो ये कि सबसे पहले जो लोग अरेस्ट हुए इमरान खान साहब के इनकलाब के चक्कर में, उसमें जो उनके पार्टी लीडर थे या जो पॉलिटिशियंस थे और दूसरे लोग थे, वो तो बाहर आ गए। एक एक करके उन्होंने कहा पार्टी छोड़ दी, कभी कहा सियासत छोड़ दी। लेकिन जो आम पब्लिक उनके लिए नारे लगा रही थी, अरेस्ट हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनका क्या फ्यूचर है? और आखिर इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, जो जो कि आप देख सकते हैं, चाहे इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, सभी का बुरा हाल है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ पॉलिटिशियंस या किसी और को भी हम इल्जाम दे सकते हैं? देखिए, इसमें जो वर्कर्स थे उनके तकरीबन 15 से 20 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने के लिए कल परसों खबर सामने आई है, जिनको 10-10 साल की कैद होगी और उसकी कोई अपील भी नहीं हो सकती किसी भी अल्टरनेटिव कोर्ट के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा ब्लेम आप उन वर्कर्स से अगर पूछें तो वो इमरान खान साहब का ही नाम ले रहे हैं कि आपने हमें तो कॉल दे दी कि निकलो जला दो सारा कुछ, लेकिन खुद आपने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे लोग नहीं थे। तो तमाम तहरीकें तारीख में जो चलती रही हैं हिस्टोरिकली, हम अगर देख लें उनको, तो लीडर जो है वो ओन करता है अपने वर्कर को। अदरवाइज अगर वो उसको ओन नहीं करेगा तो ये तहरीक नहीं हो सकती, जिसमें एक लीडर कॉल देता है कि जेल भरो, तहरीक शुरू करो और जेल में जाना शुरू करो, सिविल डिसोबीडियंस का आगाज करो। लेकिन वो जैसी शुरू होती है तो वो खुद कहता है कि बस मुझे जेल से निकाल दें, बाकी आप जेल में सड़ते रहें, कोई मसला नहीं है। तो ये नार्सिसिज्म शो किया है खान साहब ने। और बहुत से लोगों को उनसे सिंपैथी है आजकल के उनके साथ गलत हो रहा है और उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि जब ये 3.5 साल हुकूमत में बैठ के इन्होंने 1 पेज बनाया हुआ था, पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया था, पीका लॉ पास करवा रहे थे जिसमें 5 साल का नॉन बेलेबल ऑफेंस था, हर उस आदमी पे जो डेफेमेशन कर रहा है किसी की, अब उसको स्टेट ने आके उठा लिया, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये सारे लॉज और साथ साथ जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर किसने की? इमरान खान साहब ने की। उनको 3 साल की मजीद एक्सटेंशन किसने दी? इमरान खान साहब ने दी। टीवी पर आकर हमें कहा कि इनसे बेहतरीन जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं है। और जैसे ही वो उनके खिलाफ हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो जानवर हैं, ये तो न्यूट्रल न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसीलिए ये मीर जो है सादिक है, ये मीर जाफर हैं। तो वही सारी अवाम को एकदम से इन्होंने उस बंदे के पीछे लगा दिया जो इनकी पार्टी को बनाने वालों में से एक है। तो ये आपको शो करता है कि एक इंसान अपना पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए अपने वर्कर्स को बस के नीचे फेंक के खुद आगे आगे निकल जाता है और उसके बाद में माफ़ी की अपीलें करता है। अमरीकी गुलामी का जो नारा लगाया इन्होंने, और जलसों के अंदर इन्होंने खत दिखाया कि ये अमेरिका से लेटर आया था, ये देखिए आप। और आज सबसे ज़्यादा अमेरिका को परसुएट कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। कॉल सामने आ रही हैं, सेनेटर्स को कॉल करके कह रहे हैं कि मुझे बचा लें, और IMF भी उनके हक में बयान दे रहा है बैठ के। तो ये सूरत हाल आपको बताती है कि कोई आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी इस शख्स की पॉलिटिक्स में नहीं है। और 18-20 साल की सियासत में सिर्फ कलाबाजियां हैं कि एक बात आज की और कल उसी बात से मुकर गए। तो तहरीकें और इनकलाब जो है वो ऐसे लीडरान के अंडर नहीं आता जो अपने ही पॉलिटिशियंस के लगाए हुए नारों की बेस पे वर्कर को मरवा के ये कहें कि ये हमारे लोग नहीं थे। और वो वर्कर जो अभी मार खा रहे हैं, जिसमें वो एक लड़का भी मैंने देखा जो घुस गया था जिन्ना हाउस लाहौर के अंदर और उसको 10 साल कैद हुई है अभी, और जिसने मोर चोरी किया उसको भी 10 साल की कैद हो गई। तो वो बेचारे इन्हीं के नारे बुलंद कर रहे थे और आज वो जो है वो सारा मलबा उनके ऊपर गिर गया है। और खान साहब जो है वो डील मांग रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी की नहीं है, PDM मेरी बात सुने। तो लगता यही है ओवरऑल कि इसका ब्लेम खान साहब ने लेने से इनकार कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं उसमें से 95% जो है वो डिजर्व करते थे।
बिल्कुल ठीक, लेकिन मुज़म्मिल, इसका जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान को या बाकी पॉलिटिशियंस को कह देना कहाँ तक सही रहेगा? क्योंकि जाहिर है बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो फौज कहती है, जो एजेंसीज कहती हैं, होता वही है, कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो तो कठपुतली ही होते हैं। बिल्कुल। हाँ नहीं, इसमें देखे ना, टोटल सारा प्रोजेक्ट किसका था? इमरान खान का, एस्टेब्लिशमेंट का था। अगर हम जनरल हमीद गुल से आगाज करें और उसके बाद में शुजा पाशा साहब पे जाएं, ज़हीरुल इस्लाम साहब पे जाएं, और उसके बाद में बाजवा साहब पे आए, फिर फैज साहब पे आए, तो ये 4 नस्लों ने मिल के खान साहब को पाला है। तो अब जो भी मुल्क में रॉट क्रिएट हुई है सारी, वो असल में तो एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया ना। ये हाइब्रिड रजीम बनाने का शौक तो एस्टेब्लिशमेंट को है कि वो हर 15 साल बाद, 10 साल बाद ये तजुर्बा करते हैं कि 2 पार्टीज जो हैं वो कहीं डेमोक्रेसी को आगे लेकर ना बढ़ सकें, इसीलिए एक थर्ड फोर्स क्रिएट की जाए, और वो थर्ड फोर्स जो है वो सारे सिस्टम को बैलेंस कर दे। तो इनको हंग पार्लियामेंट चाहिए होती है, और इनको कमज़ोर हुकूमतें चाहिए होती हैं, ताकि वो इनकी मर्जी के फैसले कर सकें। जब भी 2/3 अक्सरियत से 2/3 मेजोरिटी से कोई पावर आती है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट को कर्टेल करने की कोशिश शुरू कर देती है। तो उनसे वो थ्रेटन फील करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, यही मसला था कि वो पावर अपनी असर्ट कर रहे थे, ये नहीं करने दे रहे थे। तो वो तो उन्होंने खुद कन्फेस कर लिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DJSI साहब बैठे हुए थे, जो इमरान खान साहब के निकाले जाने के बाद हुई, उसमें आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि हमने पिछले साल मार्च के बाद पॉलिटिक्स बंद कर दी थी। तो वो खुद कह रहे हैं इससे पहले हम सियासत कर रहे थे। तो ये 70 साल के एक्सपेरिमेंट उनके बंद नहीं हो रहे, अब भी चल रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कसूर सिर्फ उनका है इस सारे, अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें इस पॉलिटिकल फियास्को को, केओस को। क्योंकि अगर ये तीसरी ताकतें बनाने के एक्सपेरिमेंट ना होते, और वो जो चाहे गलत थी पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमतें, चाहे करप्शन थी, जो भी था, डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल होता है कि वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जहां वो डिसरप्ट होती है, वहां पर मुल्क में मार्शल लॉज भी लगते हैं और वहां सिविल राइट्स भी तबाह हो जाते हैं। हिंदुस्तान को आप देख लीजिए कि वहां पर सिर्फ एक फ़र्क है कि डेमोक्रेसी कंसिस्टेंसी से चली आ रही है। चाहे मोदी साहब ने अब आकर जो पॉलिसी फॉर्मेशन की, उससे किसी को इख्तलाफ होगा, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स आई उससे इख्तलाफ होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी की बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम सेल्फ करेक्शन की तरफ चला जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी लीडर ने चोरी की है, कोई गलती की है, तो मैं अपने वोट से उसको बाहर निकाल के फेंकूंगा। अदालत को कोई हक नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई करके निकाल दे। सुप्रीम कोर्ट के जज की प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो पॉपुलरली इलेक्टेड आदमी है, लेकिन यहाँ पर गंगा ही उल्टी बहती है। यहाँ ये होता है कि मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, मैं उसको निकाल दूंगा। भैया, आपको किसी ने वोट दिया है? तो डेमोक्रेसी थी ही इसीलिए कि अगर किसी ने चोरी की है, गलती की है, तो अवाम 5 साल बाद उसको निकाल के बाहर फेंक सकें। लेकिन यहाँ 5 साल होने देते ही नहीं है। 70 साल से एक वजीर आजम नहीं आया जिसने 5 साल मुकम्मल किए हैं। चले मान लिया नवाज शरीफ चोर था, जरदारी भी चोर था, इमरान खान तो सादिक और अमीन था ना, उसने 5 साल पूरे क्यों नहीं किए? तो लगता यही है कि फैसला कर लिया गया है कि डेमोक्रेसी को कंटिन्यूसली चलने नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ये चल गई तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। वैसे तो कहा तो यही जाता है कि चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, इन सबको जो है वो एजेंसीज और जो हमारी फौज है वही डील करती है। इसी वजह से हर बार हम देखते हैं कि आर्मी चीफ जाते हैं कभी चाइना और कभी कहीं। लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी हमारे यहाँ इसी को समझा जाता है कि अगर कोई लोन मांग के ले आए, हम अपने पाँव पे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे, और ये लोन के ऊपर कब तक पाकिस्तान को चलाया जा सकता है? देखिए, इसमें जो स्टेट क्राफ्ट का मॉडल होता है ना, वो सारा अफेक्ट करता है। अगर आपका पर्पस ही रियासत का ये है कि हमने हमसाया मुल्कों को जाके पंगे लेने हैं वहाँ पे, या ये है कि हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट करनी है अफगानिस्तान में, वो 5th प्रोविंस है हमारा, या ये है कि हमने ऐसी तंजीमें बनानी है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी गोल्स पूरे कर सकें, तो फिर उससे तो यही होगा जो हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने एक ऐसी रियासत तश्कील दी है जिसका काम सिर्फ ये है कि अगर कोई ओवरसीज जंग लग जाए तो हमें रेंट पे ले लें प्लीज़, और फिर पैसे दें हमें। तो मैंने इस पे एक कंसिस्टेंटली एक पॉडकास्ट में भी पूरी हिस्ट्री बताई थी कि पाकिस्तान 70 साल से सिर्फ एक काम कर रहा है कि जो भी बाहर के मुल्कों में जंग लगती है उसमें अपना हिस्सा डालता है और पैसे आना शुरू हो जाते हैं। आप 70 साल में देख लीजिए, सिर्फ 2 से 3 बार इकोनॉमी बेहतर फंक्शन की है। अयूब खान साहब के अंडर इसीलिए की कि अफगान वॉर थी, डॉलर बाहर से आ रहे थे। सॉरी, अफगान वॉर नहीं थी, वो जो सीटो सेंटो हमने साइन किया था, तो कोल्ड वॉर में हमने अमेरिकन विंग का साथ दिया और उससे डॉलर लिए, और बाद में वो डॉलर लेके हमने हिंदुस्तान पे महाज खोल दिया जिब्राल्टर करके। उसके बाद में आप चलेंगे ज़ियाउल हक साहब के दौर में कैसे पैसे आए, वो इसलिए आए कि आपने अफगान मुजाहिदीन क्रिएट किए।
और उसके बदले आपको वहां से पैसे मिले। चार्ली विल्सन वॉर जो फिल्म है वो भी देख सकते हैं लोग, किताब भी पढ़ सकते हैं इस पे। तो उसमें भी आपकी इकोनॉमी इसलिए बेहतर थोड़ा सा होना शुरू हो गई कि अब डॉलर बाहर से आ रहा था। मुशर्रफ साहब के अंडर डॉलर क्यों आया कि 9/11 के बाद आपने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया। आपने कहा कि आप नेटो का रूट यहाँ से यूज कीजिए, आप ड्रोन अटैक्स कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो वो जो पैसा मिलना शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि यार ये बड़े बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि जब भी मार्शल लॉ लगता है इकोनॉमी ठीक हो जाती है। तो उनको पता नहीं है कि वो इसलिए ठीक होती है कि ये वॉर ड्रिवन इकोनॉमी थी। अब मसला ये है कि पैसे कमाना सीखे नहीं आपने। आपने तो जंगों में सिर्फ अपनी रिसोर्सेज को रेंट करना, जिसको रेंटियर स्टेट कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की जबान में, आपने तो वो बनाई। अब जैसे ही जंगें खत्म हो गई हैं, अब ईरान सऊदी अरेबिया आपस में बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान जाके बशार अल असद से हाथ मिला रहा है, ईरान से बात हो रही है, तो पाकिस्तान का ओवरसीज का जो धंधा है वो बंद होता दिखाई दे रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव ये था कि आप एक वेलफेयर इकोनॉमी क्रिएट करते, आप लोगों की बेहतरी के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन करते। बांग्लादेश को देख लीजिए, 71 में यहाँ से वो आज़ाद हुए हैं और कितना फ़र्क पैदा हो गया कि उन्होंने ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट को मर्दों से ज़्यादा कर दिया। ख़वातीन की स्कूल एनरोलमेंट मर्दों से बढ़ चुकी है इस टाइम पर। तो लगता यही है कि पाकिस्तान में किसी ने आवाम की वेलफेयर का नहीं सोचा, इसीलिए पैसे कमाने नहीं आते। हमारी इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा, एक्सपोर्ट कोई है नहीं, और एक्सपोर्ट कैसे आती जब इंडस्ट्री चलने दी नहीं गई। तो लगता यही है कि पाकिस्तान ने पैसे कमाना 70 साल से सीखा ही नहीं, सिवाय जंगों से कारोबार करने के। तो इसीलिए अब अगर वो जंग बंद हो गई, कारोबार भी बंद हो जाएगा। तो इस सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज होना पड़ेगा, और ये फैसला करना पड़ेगा कि आवाम रियासत के लिए या रियासत आवाम के लिए होती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है, तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है, तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है, और है भी सुसाइडल। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियां भी दी, कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार, वो गद्दार है असल में। उसकी वजह ये है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी है। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने बुचर ऑफ गुजरात है या कौन है, जो बिलावल साहब ने कह दिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की आवाम, जहाँ रेबीज की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हों, उनके आसाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ, हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें, तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खत्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खत्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज्म की और जंग की जो बातें करता है,
दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि PMLN की जो इंडिया की पॉलिसी थी वो शायद पीपल्स पार्टी से और PTI से बहुत बेहतर थी। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया, जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने फौरन बात कारगिल करवा दिया। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस माइंडसेट के नहीं है जो जैसे आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है उल्टा ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मुजम्मिल आपसे कि हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम रहा है और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर FATF में भी आना जाना लगा ही रहता है। उससे भी लगता है कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफगान बॉर्डर पे और TTP और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये इससे बाहर निकल पाएंगे? कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया, वो क्या होता है कि जब कोई वहां से पकड़ा जाता है कश्मीर से, ही कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर्स हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे, हम कभी सुधरेंगे? सीधी बात है। देखिए, वी कैन ओनली बी फिक्स फ्रॉम द आउटसाइड। उसकी वजह यह है कि अगर हम हमारे ऊपर छोड़ देना इस बात को कि इन ऑफशूट्स को खत्म कर दें, तो हमने करना नहीं था। ये तो भला हो FATF जैसे इदारों का अभी उस पर मुकम्मल जो है वो एप्लीकेशन तो नहीं हुई उनकी टर्म्स की। यहाँ पे अभी भी ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, वाइट में नहीं जाते। तो लेकिन है ये कि टेरर फाइनेंसिंग की जो कर्टेलमेंट है उसको रोकने के लिए अगर हमें बाहर से प्रेशराइज करेंगे तब वो हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 70 साल के अंदर हमने ये ऑफशूट्स क्रिएट किए हैं और इसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो वही बात है कि जो हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करेगा उसको सबसे पहले इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान की तरफ एक फ्रेंडली पॉलिसी होगी। अब जनरल बाजवा साहब का भी विजन यही था कि हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, लेकिन नहीं करवा सके कुछ भी। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने जाने से पहले अनाउंस की, उसमें कोट एंड कोट लिखवाया 100 years ऑफ पीस विद इंडिया। लेकिन साथ खान साहब खड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, बात ही नहीं मानी किसी की। इसके अलावा अदारे के अंदर जो सोच थी वो उनसे अग्री नहीं करती थी। तो ये चीज़ है कि एक तो कंसेंसस डेवलप नहीं होता कि हिंदुस्तान की तरफ हमने पॉलिसी बनानी क्या है। सियासतदान एक तरफ खड़े हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो जाती है, और अक्सर अगर कोई सियासतदान का विजन है तो वो उसको पूरा नहीं करने देते। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा रहा है मसला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने का रहा है, लेकिन इस दौर के अंदर मुझे लगता है कि वो रोल बैक शुरू हो चुका है। हाँ, नॉर्दर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा है अभी, जो अफगानिस्तान वाला ड्यूरन लाइन है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी फॉरेन पॉलिसी गोल हमारे TTP को सेटल करवाना, वो सारा कुछ करना। अभी रिसेंटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, उन्होंने ओपनली कहा है कि जो पिछली रजीम की पॉलिसी थी TTP को लेके वो गलत थी। खुद ही मान लिया उन्होंने, क्योंकि जनरल फैज साहब वहाँ जाके चाय पी के आए थे और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, और हुआ क्या कि पेशावर में और जगहों पे धमाके शुरू हो गए। तो नॉर्दर्न बॉर्डर में ये मसला रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ये मसला मैं कम होता हुआ देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे में अब वो ताकत नहीं है कि हम वहाँ पे इस तरह की ऑफशूट्स को फंड करें और उसके बाद इंटरनेशनली हम बच जाएं, क्योंकि अब ऐसा हो नहीं सकता। डिस्पैरिटी हिंदुस्तान की और हमारी जो पहले थी वो बहुत ज़्यादा आउट नंबर कर गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान को लेके तो हम इतना रेडिकलिज्म अब कर नहीं सकते, जो कि अच्छी बात भी है, करना चाहिए भी नहीं। और एक तो FATF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर है, इसीलिए नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर विजन आता है, अगर लीडरशिप ऐसी आती है जो दोस्ती की बात करे, तो सबसे पहले वो इन जॉम्बीज को और ये जो सारे लोग वहाँ दहशतगर्दी करते रहे हैं पहले उनको चेन करने की बात करेंगे। तो इसका ताल्लुक भी रियासत की परसेप्शन से है कि वो देख किस तरह रहा है हिंदुस्तान को। तो अगर आप दोस्ती की बात करेंगे और उसको साबित करेंगे, तो ओवर द डेकेड्स हिंदुस्तान जो है वो इस चीज़ को लेके कन्विंस होगा। इस स्टेज पे तो वो भी कन्विंस नहीं हो सकते। अभी जयशंकर साहब ने क्या कहा है, यही कहा है बिलावल भुट्टो के आने पे कि ये टेरर फाइनेंसिंग करते रहे हैं, वो सब करते रहे हैं। तो ये वो परसेप्शन है जो पहले से क्रिएट हो गई, इसको रिवर्स करने में टाइम लगेगा। तकरीबन 15 से 20 साल की कंसिस्टेंट पीसफुल पॉलिसी चाहिए। और जब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ये साबित कर देंगे कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत भी अपना इंटरेस्ट देखता है। लद्दाख में चीन से जंग लड़ रहे हैं वो, उसके बावजूद चीन से ट्रेड बंद नहीं होती।
तो स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं और भारत का भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो, और उनका भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है ये हमारे खिलाफ ना रहे। तो अगर 15 से 20 साल का विजन, कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेंडली पॉलिसी इंडिया की तरफ चले तो मेरा ख्याल है वो कन्विंस हो सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और कई बातें ऐसी हैं जो आपसे करनी है, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम सही। लेकिन बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।